हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट डिफाइंड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट को यूज कर सकती है, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में, प्राइवेट प्लेसमेंट का कोई फेमस केस लॉ क्या हो सकता है, और जब कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग करती है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मीडिया या पेपर में क्यों नहीं मिलती। तो इन सारी बातों का आंसर आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको एक भी डाउट, एक भी कंफ्यूजन ना रहे। तो शुरू करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को और समझते हैं कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 42 क्या कहता है और इसका जो रेलेवेंट रूल है, रूल 14 ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो समझते हैं पूरे इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना चाहिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर सिर्फ एक ही सेक्शन कंपनीज एक्ट में गिवन है, एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन 42 बस। और इसके साथ में कोट कीजिए रूल 14 ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। तो याद रखना यहाँ पे बहुत आसान हो गया क्योंकि देयर इज ओनली वन सेक्शन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये काम कैसे करता है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट एक फंड रेजिंग का जरिया है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी फंड रेज कर सकती है। अब यहां पे मैंने कहा कोई भी कंपनी इसके थ्रू फंड रेजिंग कर सकती है। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाती है और उसके थ्रू आईपीओ या एफपीओ के थ्रू पब्लिक कंपनी फंड रेजिंग कर लेती है। वहीं प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मोड है जिसके थ्रू पब्लिक कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी फंड रेजिंग कर सकती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ये किसी कंपनी स्पेसिफिक लिमिट्स में नहीं बना हुआ। अगर आप यहां पे नाम इसका रीड करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट, दैट डजंट मीन कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही इसके थ्रू फंड रेजिंग कर सकती है। चाहे कंपनी प्राइवेट है, चाहे कंपनी पब्लिक है, चाहे कंपनी लिस्टेड है और चाहे वो कंपनी अनलिस्टेड है। इज इट क्लियर? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, तो भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग कर सकती है। दूसरी बात यह कि प्राइवेट प्लेसमेंट में इक्विटी और डेट किसी भी तरीके से फंड रेजिंग की जा सकती है क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट बात करता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। यह स्पेसिफिकली नहीं कहता कॉन्सेप्ट कि कंपनी सिर्फ अपने इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही फंड रेजिंग कर सकती है। तो अगर आपने आईपीओ के बारे में देखा हो, अगर आपने प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ा हो, तो वहां पे हमने क्या देखा है कि कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है विच इज ए काइंड ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर, और उस इनविटेशन टू एन ऑफर के बदले में कंपनी को ऑफर मिलते हैं किससे? पब्लिक एट लार्ज की तरफ से, और कंपनी फिर उसका एक्सेप्टेंस देती है। ये मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी स्पेसिफिक पर्संस को ऑफर देती है। तो यहां पे जो मैंने बोला स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है कुछ पर्संस को कंपनी की तरफ से, राइट? तो ये ऑफर कैसे दिया जा रहा है अगर इसके बारे में बात करूं तो पहले वो लोग कंपनी के साथ डिस्कशन करते हैं। प्राइवेटली कंपनी के साथ में नेगोशिएशंस होता है उन लोगों का जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि प्राइवेट प्लेसमेंट का आपको कभी भी पेपर में एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलता। मीडिया में इसके बारे में एड्स क्यों नहीं आते? इसका रीजन ये है कि सेक्शन 42 इसकी परमिशन भी नहीं देता किसी भी कंपनी को। कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे लिस्टेड हो, चाहे अनलिस्टेड हो, वो प्राइवेट प्लेसमेंट का एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रेस रिलीज ये सब नहीं दे सकती। कंपनी ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करती है रजिस्ट्रार के पास में कि उसने फंड रेज किया है, रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन वो पब्लिक को नहीं दिया जाता। तो कंपनी यहाँ पे पहले पर्संस को चूज करती है, उन लोगों के साथ में डिस्कशन करती है जो कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, ये जो सेक्शन 42 है ये अमेंड हुआ था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के आने से। तो पहले ये सेक्शन आ चुका था कंपनीज एक्ट 2013 में, बाद में 2017 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे ये सेक्शन पूरी तरीके से अमेंड हो गया था। और फिर ये जो अमेंडेड सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, ये एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 7 अगस्त 2018 से। आइए आपको इतनी बात समझ में। अब यहां पे ये काम किस तरीके से करता है ये जरा समझते हैं। यहां पे कंपनी मैक्सिमम 50%, एक बार में 50%, और इनको बोला जाता है आइडेंटिफाइड पर्संस। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले कंपनी के साथ में डिस्कशन कर लिया है,
और जो एग्री हो गए हैं कि हाँ हम कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि सिर्फ इक्विटी शेयर्स नहीं होते, यहां पे सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया गया है। और जब हम यहां पे 50% की काउंटिंग करते हैं तो ये बात याद रखना, उन 50% में हम QIBs को और एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करते हैं। तो अगर कंपनी ने QIBs को अपनी सिक्योरिटी इशू करी है, QIB से मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, और अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में सिक्योरिटीज इशू करी हैं तो उसको हम इस 50 की काउंटिंग में एक्सक्लूड करते हैं। उसको हम कभी भी इस 50 काउंटिंग में काउंट नहीं करते अगर QIB को कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू करी है या कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सिक्योरिटीज इशू करी है। इज दैट क्लियर? और यहां पे एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि ये 50 की जब काउंटिंग करते हैं तो ये 50 की काउंटिंग हम सिक्योरिटी वाइज करते हैं। तो अगर कंपनी ने कोई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी इशू की है तो उसमें हम 50 की लिमिट लगा देते हैं। अगर कंपनी दूसरी कैटेगरी की सिक्योरिटी इशू कर रही है तो उसमें फिर 50 की लिमिट अलग एप्लीकेबल होती है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स के लिए 50 की लिमिट हो गई तो डिबेंचर्स के लिए 50 की लिमिट हो गई। एक और बात, एक फाइनेंशियल ईयर में ये जो लिमिट है ये लिमिट होती है 200 की। एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 200 लोगों तक क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग कर सकती है। ये जो 200 की लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं इसके बारे में सेक्शन 42 में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसके बारे में लिखा हुआ है यहां पे जो रूल नंबर 14 है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, उस रूल नंबर 14 में लिखा हुआ है 200 की लिमिट के बारे में। इज दैट क्लियर? नाउ एक बात और याद रखना कि अगर ऑफर दिया गया है मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर, प्रिस्क्राइब्ड नंबर कितना 50, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में कह दिया जाएगा दैट इट विल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक ऑफर। तो इसे एक पब्लिक ऑफर कंसीडर कर लिया जाएगा। और जानते हैं पब्लिक ऑफर कंसीडर करने का क्या मतलब हुआ? पब्लिक ऑफर कंसीडर करने का मतलब यह हुआ कि अब कंपनी को सेबी रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। जो एक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, सेबी रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ता है। और यहां भी अगर किसी कंपनी ने एक्सीडिंग 50 आइडेंटिफाइड पर्संस, यहां पे जो हमने बात की है, अगर 50 से ज्यादा लोगों को ऑफर कर दिया तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेबी के लॉ का कंप्लायंस करना पड़ेगा। यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस है सहारा वर्सेस सेबी का केस। तो सहारा वर्सेस सेबी के केस में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी 2012 का मैं आपको केस बता रहा हूं, जिस केस में, और इस केस में बहुत सारे लोगों को कंपनी की सिक्योरिटीज ऑफर की गई थी और कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि 2 करोड़ के अराउंड लोग वहां पे इन्वॉल्व थे। नाउ अब यहां पे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया था, उस आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था कि जो वो ऑफर जो दिया गया था कंपनी की तरफ से वो ज्यादा लोगों को तो दिया गया था लेकिन कंपनी की कोई इंटेंशन नहीं थी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाने की। तो ये सहारा की साइड से एक आर्ग्यूमेंट था कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी टू लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो फिर कोर्ट ने यहां पे ये कहा था कि इट डजंट मैटर आपकी इंटेंशन है या नहीं है, लेकिन अगर आप लिमिट से एक्सीड कर रहे हो तो सेबी का लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको फिर हम एक पब्लिक ऑफर कंसीडर कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलो अब यहां से आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट कोई कंपनी जब लेकर आती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले कंपनी पास करती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ये मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो। और कंपनी एडवर्टीजमेंट तो दे नहीं सकती क्योंकि सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 ने उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। उसके बाद कंपनी अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को जिनका नाम कंपनी ने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया है। तो कंपनी ने उन लोगों के साथ पहले मीटिंग करी, उनके साथ डिस्कशन किया, दोनों में टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हो गए हैं। उसके बाद कंपनी ने उनको सिक्योरिटीज ऑफर करी है और इन्हें कहा जाता है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। मैक्सिमम पर्संस कितने होते हैं मैंने आपको बताया, 50 पर्संस वन टाइम, 200 फाइनेंशियल ईयर्स। 50 पर्संस के बारे में सेक्शन 42 में लिखा हुआ है, 200 के बारे में रूल नंबर 14 में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ पे 50 की काउंटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये बात याद रखते हैं कि QIB एंड एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता इस काउंटिंग में। तो अगर मान लो कंपनी बोलती है कि हमने 55 पर्संस को इशू किया है तो उसमें से हम 5 ये देखेंगे कि कहीं उसमें से 5 QIB और एम्प्लॉयज तो नहीं है, अगर हैं तो उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे। मिनिमम फिर इनको अपना इन्वेस्टमेंट का पेमेंट करना होता है कंपनी को,
तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है एप्लीकेशन मनी, ये कंपनी को डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि कैश में कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या तो चेक के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा, या डीडी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा, या अदर बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई पर्सन कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। इट डजंट मैटर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, लेकिन यहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में इस सारे प्रोसेस को हर कंपनी को फॉलो करना होगा। इज इट क्लियर? और उसके बाद में आगे देखिए कि जो रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी जब कंपनी को मिल जाती है तो उसके बाद कंपनी को क्या करना होता है। सबसे पहले कंपनी को जो अमाउंट कंपनी को मिला है उसको एक शेड्यूल्ड बैंक में ना, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करना होता है। मतलब कंपनी उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा सकती जो कंपनी का एक करंट बैंक अकाउंट है। इसके लिए अलग से एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा और कंपनी को 60 डेज में क्या करना होता है, फिर सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट करना होता है। 60 डेज में अलॉटमेंट करना होगा और जब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर देती तब तक कंपनी नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं लेकर आ सकती। तो पहले हर कंपनी को अपना पुराना वाला प्राइवेट प्लेसमेंट जो है उसके प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है, नया प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेकर आ सकती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। यहां पे ये जो 60 डेज की टाइम लिमिट है ये 90 डेज होती है अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है विच इज एन IFSC, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करती है। तो यहां पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी है, IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में काम करने वाली कंपनी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि IFSC कंपनी है। अगर किसी कंपनी ने 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं किया तो जानते हैं उस केस में क्या होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा कंपनी के पास में आ चुका है, 60 डेज में कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं किया तो कंपनी को टाइम मिलता है अगले 15 दिन का, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज में कंपनी को वो अमाउंट करना पड़ेगा रिफंड, क्योंकि कंपनी की साइड से सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट नहीं हुआ। रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को एप्लीकेशन मनी, जो भी पैसा कंपनी के पास में आया है। और अगर कंपनी ने अगले 15 दिन में उसको रिटर्न नहीं किया तो जानते हैं उसके बाद क्या होगा। उसके बाद 15 डेज के बाद में कंपनी पे 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है। 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है कंपनी के ऊपर, लेकिन ये इंटरेस्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होता है। मेरे कहने का मतलब ये 76 डे से एप्लीकेबल नहीं होता, ये 61st डे से कंपनी के ऊपर लगता है। तो कंपनी को एक मौका दिया था 15 दिनों का कि 15 डेज में आप अमाउंट का रीपेमेंट कर दो, रीपेमेंट नहीं किया। पहली गलती कंपनी ने ये करी कि 60 डेज में कंपनी ने सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट नहीं किया। दूसरी गलती कंपनी ने ये करी कि अगले 15 दिनों में जो अमाउंट कंपनी के पास में आया था उस अमाउंट को रिटर्न नहीं किया, क्योंकि 15 दिनों तक हम कंपनी के ऊपर कोई इंटरेस्ट इंपोज नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर कंपनी ने फिर भी ऐसा नहीं किया तो कंपनी के ऊपर फिर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पीछे की डेट से 61st डे से कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगा, 12% पर एनम इंटरेस्ट लग जाएगा। इतना प्रोसेस आपको समझ में आया प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के डिस्कस करते हैं, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, अगर आप CA इंटर लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप CA इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर मई 22 एग्जामिनेशन और फॉर नवंबर 22 एग्जामिनेशन, और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आपको मुझसे पढ़ना है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, लॉ को डिटेल में समझना है, सिंप्लीफाइड वे में समझना है, विद कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अनअकैडमी के ऊपर मेरा ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा ये फास्ट ट्रैक बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बैच फॉर नवंबर 22 इज ऑल्सो कमिंग वेरी सून। लेकिन अगर आप मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नवंबर के लिए भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर टू ज्वाइन माय फास्ट ट्रैक बैच यूज माय कोड SAVY10। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको मिलेगी मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। सिंपली करना क्या है, यू नीड टू यूज दिस कोड SAVY10। एक और बात यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। तो अनअकैडमी की ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो।
अगर आपने अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद अनअकैडमी जितने भी मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं जो सीए इंटर के लिए बहुत काम की होती हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, क्विज लेते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, उन सब के लिए अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्टिवेट करने के लिए यूज दिस कोड, इस कोड को यूज करना, और इस कोड को यूज करने के बाद आप मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस देख पाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, मुझे जरूर फॉलो कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी जो सीए इंटर की जो प्रिपरेशन है ये बहुत ईजी हो जाएगी। राइट, अनअकैडमी के ऊपर मेरे सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के बैचेस चल रहे हैं, तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। सिंपली डाउनलोड दी ऐप। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, और ये कुछ अनअकैडमी के बेनिफिट्स हैं जो आपको अनअकैडमी में मिलते हैं, जैसे कि यू गेट अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं, लाइव क्लासेस भी आप मेरे अटेंड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन चाहे आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, यूज कोड दिस SAVY10 SAVY10 इस कोड को यूज करना और आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ। और मेरी फ्री क्लासेस को देखने के लिए भी, आप इस फ्री स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए भी इस कोड को अप्लाई करना, तो आपको मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो। सीए इंटरमीडिएट में अनअकैडमी में प्राइस हाइक होने वाला है 25% बहुत जल्दी, तो इसलिए सिंपली यूज करो दिस कोड SAVY10 एंड यू विल गेट डिस्काउंट एंड माई एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। ऑलराइट, चलो ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली मेरे प्लस कोर्स के बारे में और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ऐप को डाउनलोड करके मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस जरूर देखोगे और वहां पे भी मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि हमने देखो प्रोसेस को तो समझ लिया था कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। पहले कंपनी ने एसआर पास कर लिया, एसआर पास करके कंपनी ने मैक्सिमम जो आइडेंटिफाइड पर्संस थे उनको सिक्योरिटीज ऑफर कर दिया, और वो जो अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट करवाया वो अमाउंट उन्होंने सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू कंपनी में डिपॉजिट करवाया था। अब कंपनी को अलॉटमेंट करना था 60 डेज में, अगर कंपनी ने 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं किया तो उसके बाद कंपनी को 15 डेज में रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर रिटर्न नहीं किया तो फिर कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा। एक और बात यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जब कंपनी सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट करती है उसके 15 डेज के अंदर कंपनी को आरओसी के पास रिटर्न फाइल करनी होती है। ये लिमिट पहले 30 डेज की हुआ करती थी, लेकिन अब लिमिट कितनी है, 15 डेज की लिमिट है। और इस लिमिट में कंपनी आरओसी को ये बताएगी कि कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कितनी फंड रेजिंग की है, किस किस से फंड रेजिंग की है, कौन कौन वो लोग हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जब तक कंपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देती तब तक कंपनी इस अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? तो पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पहले कंपनी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी इस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकती है। ओके, और अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया है प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस का, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो देखो ये पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर यहां पे कॉन्ट्रावेंशन हुआ है सेक्शन 42 का, कॉन्ट्रावेंशन कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। कंपनी ने विद इन टाइम अलॉटमेंट नहीं किया, कंपनी ने 50 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट कर दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट भी नहीं किया और अमाउंट रिफंड भी नहीं किया, तो उस सिचुएशन में किस किस की लायबिलिटी आएगी? उस सिचुएशन में देखिए, अगर मैं लायबिलिटी के बारे में बात करूं तो कंपनी की लायबिलिटी, उसके प्रमोटर्स की लायबिलिटी और उसके डायरेक्टर्स, इन तीनों की लायबिलिटी आती है। और कितनी पेनल्टी यहां कंपनी के ऊपर लगती है, हियर इट इज टॉकिंग अबाउट पेनल्टी नॉट फाइन। तो पेनल्टी की अगर बात करें, इसका मतलब ये पेनल्टी रजिस्ट्रार या रीजनल डायरेक्टर कंपनी के ऊपर इंपोज कर सकते हैं। कितना पेनल्टी लगेगा कंपनी के ऊपर? जितना अमाउंट कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज किया था और ₹2 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो ये कंपनी के ऊपर इंपोज किया जाएगा अगर वायलेशन किया। साथ ही साथ कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा वो सारा अमाउंट जो कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज किया था। और कंपनी के ऊपर, ठीक है, रेज किया कंपनी ने, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। और 30 डेज में कंपनी को सारा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा जब कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई। 30 डेज के अंदर पेनल्टी इंपोज करने के 30 डेज में कंपनी को सारा अमाउंट रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट। ऑल राइट, एंड लास्ट पॉइंट, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, जिसकी टाइम लिमिट कितनी थी, 15 डेज, कहां फाइल करनी थी?
आरओसी के पास फाइल करना था। तो अगर आपको ये जानना हो कि किसी कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग की है तो कैसे पता लगाऊं, तो बोलूंगा आरओसी के रिकॉर्ड्स में सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अगर कंपनी ने यहां पे भी डिफॉल्ट किया है तो यहां पे भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, लेकिन कंपनी के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स के ऊपर भी पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी लगेगी इनके ऊपर? 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, एंड मैक्सिमम कितनी लगती है? 25 लाख रुपीज। सो दैट्स इट फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। ये हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है और इस टॉपिक में आपको अब कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है उस पर क्लिक करके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मेरा कोड SEBI10 लगाकर मुझे वहां पे फॉलो कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सारी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका नॉलेज ऐसे ही बढ़ता रहे। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।